उसने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर उन सबको देखते हुए कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। वैसे तो वहाँ बुकिंग मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। चारू को नहीं पता था कि उसे वहाँ पर बुकिंग मिलेगी या नहीं, पर उसने डीलक्स प्लाजा के मैनेजर को कॉल कर दिया। तभी सामने से मैनेजर ने उससे पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैनेजर की आवाज सुनते ही चारू ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, मैं चारू राजपूत बात कर रही हूँ। क्या आपके होटल में मुझे आज रात के लिए एक प्राइवेट रूम मिल सकता है, जहाँ पर मैं अपने टीममेट्स के साथ सेलिब्रेट कर सकूं? चारू की बात खत्म हुई भी नहीं थी, तभी सामने से मैनेजर ने एकदम से जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैडम, मैं आपके लिए अभी एक प्राइवेट रूम बुक कर देता हूँ। आप जब चाहे तब अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ सकती हैं। मैं सारी प्रिपरेशन कर दूंगा। प्लीज आप बिना किसी फिक्र के यहाँ पर एंजॉय करने आ सकती हैं। मैनेजर काफी प्यार से बात कर रहा था। वो खुद ही सारी चीजों को तैयार करने के बारे में कह रहा था, जिससे बात करने के बाद चारू ने ये बात अपने सभी टीममेट्स को बता दी, जिसे सुनकर वो खुश हो गए। आखिरकार डीलक्स प्लाजा के प्राइवेट रूम में पार्टी करना और एंजॉय करना उन लोगों का सपना था। वहाँ की बुकिंग अपने आप में फिर से उन सब के सामने एक बहुत बड़ा सबूत थी कि चारू उन सब के लिए लकी चार्म थी। वो सब अब पार्टी करने के लिए तैयार हो गए। वही होटल डीलक्स प्लाजा के मैनेजर के कैबिन में मैनेजर पसीने से तरबतर हो गया था। उसने टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसे एक ही बार में पूरा गटक लिया। उसके टेबल पर रखे पीसी के स्क्रीन के नीचे एक पतला सा पेपर लगा हुआ था, जिस पर चारू राजपूत लिखा था। उसने खुद को शांत करके चारू के नाम को देखते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ कि ध्रुव सर के कहने पर मैंने इस नाम को अपनी पीसी के सामने लगा लिया, ताकि मैं कभी ना ये भूलूं कि ये जब भी यहाँ पर आए तब उनके लिए सब कुछ ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने मना करने से पहले देख लिया, वरना आज तो मेरी नौकरी चली जाती। वो मैनेजर शांत हुआ। उसने तुरंत होटल में काम करने वाले एक स्टाफ को बुलाया। सुनो, एक प्राइवेट रूम अच्छे से तैयार कर दो। उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और वो खाली रहना चाहिए। यहाँ पर कोई वीआईपी आने वाला है। जी सर। मैनेजर की बात सुनकर वो स्टाफ वहाँ से तुरंत ही चला गया, जिसके जाने के बाद मैनेजर ने राहत की सांस ली। यहाँ चारू कुछ ही देर में अपने टीममेट्स के साथ डीलक्स प्लाजा पहुँच गई। उसने अपनी गाड़ी को बाहर पार्किंग एरिया में पार्क किया। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ अंदर गई। वो सब जैसे ही डीलक्स प्लाजा के अंदर आए, वो वहाँ के रॉयल लुक और वहाँ की शानदार सजावट को देखकर एकदम से ही खुशी से एक्साइटेड हो गए। ये सब उनके लिए सपने जैसा था। वो सब जैसे ही अंदर आए, एक स्टाफ ने उन्हें उनके प्राइवेट रूम के बारे में बताया। फिर वो सब उसके पीछे पीछे अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए। चारू अपने टीममेट्स के साथ उस स्टाफ के पीछे पीछे प्राइवेट रूम के पास आई। स्टाफ ने उसके लिए दरवाजा खोला। तब चारू ने अपनी टीममेट्स को पहले अंदर जाने के लिए कहा और खुद आखिर में जाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे वो दरवाजे तक पहुंची, उसकी नजर उस प्राइवेट रूम से कुछ कदमों की दूरी पर एक दूसरे प्राइवेट रूम पर गई, जहां पर अभी एक काफी महंगे सूट में एक आदमी उसके अंदर जा रहा था, जिसके पीछे से देखते ही चारू अपनी जगह पर रहकर उसे देखने लगी। अभिराम, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? चारू अभिराम को वहां देख चुकी थी, जिसे देखते ही वो उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई। वही इस बात से बेखबर अभिराम अपने दोस्तों के साथ इस होटल के एक प्राइवेट रूम में पार्टी के लिए आ गया था। उसके सभी दोस्त पहले से ही अंदर जा चुके थे, जिसके बाद वो भी अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन चारू उस बंद दरवाजे को देखकर भी आगे बढ़ी जा रही थी। चारू प्राइवेट रूम के पास आकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगी कि शायद उसे अभिराम नजर आ जाए। वैसे ही अभिराम को यहाँ देखकर उसके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देख पाती, अचानक ही किसी ने उस दरवाजे को पकड़कर चारू को अंदर जाने से रोक लिया। मिसेस राजपूत, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ पर?
चारू ध्रुव को देखकर अचानक से ही पीछे हट गई। वहीं ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आई हैं? ध्रुव के पूछने पर चारू ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर ध्रुव ने भी हंसते हुए कहा, ऐसी बात है, एक्चुअली मैं भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। हम सब मीटिंग के बाद यहीं चले आए थे। वेल, ये होटल मेरा है, तो आप यहाँ पर आराम से एंजॉय कीजिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी थैंक यू। चारू इतना कहकर वापस अपने प्राइवेट रूम की तरफ लौट गई। वहीं उसके जाते ही ध्रुव ने गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गया, वरना अभिराम। फिर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा। अंदर चारों दोस्त बैठे ड्रिंक कर रहे थे। आज उन लोगों ने अभिराम के हाथों में भी ड्रिंक पकड़ा दिया। सामने ढेर सारे स्नैक्स पड़े थे। वहां लाइट म्यूजिक बज रहा था। तभी ध्रुव ने अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए कहा, राम, यू नो व्हाट, आज मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तुम्हें भी मेरे लिए फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? अभिराम और उसके सभी दोस्त ध्रुव को हैरानी से देखने लगे। तभी ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी वाइफ वो भी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। वो अभी तुम्हें देख लेती, लेकिन वक्त रहते मैंने रोक लिया। उन लोगों ने ध्रुव के मुंह से जैसे ही चारू की बात सुनी, वो सब हैरान रह गए। अभिराम तो अपनी जगह खड़ा हो गया। क्या चारू यहाँ पर? उसने मुझे बताया था कि वो अपनी टीम के साथ बाहर डिनर पर जा रही है, लेकिन वो यहाँ आएगी? मुझे नहीं पता था। रिलैक्स, मैंने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली है। उसने तुम्हें नहीं देखा। ध्रुव के समझाने पर फिर वो सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। अभिराम उनके कॉलेज और उनकी बहनों के किस्से सुन रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों की कॉलेज लाइफ को मिस कर दिया था। काफी देर तक बात करने के बाद वो सभी वहां से घर जाने के लिए निकल गए। अभिराम पार्किंग में पहुंचा। तभी उसने देखा कि चारू पार्किंग एरिया की तरफ अकेले जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिसे देखते ही वो समझ गया कि चारू ने ड्रिंक किया था। तो अब वो दौड़ता हुआ चारू के पास गया। चारू अचानक ही गिरने वाली थी, पर अभिराम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चारू, तुम ठीक हो ना? अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चारू हंसते हुए अभिराम की बाहों में गिरे उसे देख रही थी। अभिराम ने चारू को संभालते हुए खड़ा किया और फिर उसकी हालत देखकर उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ड्रिंक क्यों की है? ड्रिंक? मैंने ड्रिंक नहीं की, मैंने सिर्फ जूस पिया है जो मेरे टीममेट्स ने मंगवाया था। चारू ने हिचकी लेते हुए कहा। वो अभिराम को देखकर बस हंसे जा रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने तुरंत अपना फोन निकाला। फिर विवेक को कॉल करके अपनी गाड़ी लाने को कहा। चारू नशे के कारण सो गई थी, जिसे देखकर अभिराम ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। विवेक अभिराम और चारू को उनके घर के बाहर छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद अभिराम चारू को अपने गोद में लिए घर के अंदर पहुंचा। रात के करीब 1 बज गए थे। ऐश्वर्या और आलोक सो चुके थे। ये देखकर अभिराम बिना आवाज किए घर के अंदर गया। फिर चारू को बिस्तर पर सुला दिया। वो खुद भी पूरे दिन के काम और ड्रिंक के कारण थोड़ा सा थक गया था, तो वो भी कपड़े चेंज करके आराम से सो गया। चारू अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी, तभी उसे अपने आसपास कोई महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली, तब उसे अभिराम अपने सामने सोता हुआ नजर आया। वो अपने कमरे में थी। ये देखते ही चारू एकदम से उठकर बैठ गई। मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? और अभी ये कब आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चारू के सिर में तेजी से दर्द हो रहा था। उसे ड्रिंक करने की आदत नहीं थी, लेकिन कब उसके टीममेट्स ने उसे ड्रिंक करवा दी, कुछ याद ही नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए खुद से कहा, मैं तो वहां डीलक्स प्लाजा के प्राइवेट रूम में उन लोगों के साथ थी, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
चारू परेशान बैठी थी। तभी अभिराम की नींद खुली तो वो उसे इतना परेशान देखकर उसके पास आ गया। गुड मॉर्निंग चारू। अभिराम की आवाज सुनते ही चारू मुड़कर उसे देखने लगी। अभी मैं यहाँ पर कैसे पहुंची और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक्चुअली कल रात मुझे हमारे सीईओ को कुछ फाइल्स देनी थी तो मैं उनसे मिलने के लिए डीलक्स प्लाजा में गया था। तभी वहां की पार्किंग लॉट की तरफ मैंने तुम्हें देखा। तुम नशे में लग रही थी और मुझे पता नहीं था कि तुम वहां पर अपनी गाड़ी के साथ आई हो या नहीं, तो मैंने कैब बुक की और तुम्हें यहाँ पर ले आया। पर तुम तो ड्रिंक करती नहीं हो, तो फिर तुमने ड्रिंक कैसे कर ली? अभिराम ने चारू को सब कुछ बताकर सवाल पूछा। इसके सवाल पर चारू ने सोचते हुए जवाब दिया, आई डोंट नो, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं अभी, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। अभिराम जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और किचन में जाकर चारू के लिए कॉफी बना लाया। जब तक चारू कॉफी पी रही थी तब तक अभिराम ने घर के सारे कामों को निपटा दिया। फिर कमरे में आकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गया। वैसे अभी क्या तुम भी मॉल प्रोजेक्ट पर अपने बॉस के साथ काम कर रहे हो? अभिराम शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। तभी चारू की बात सुनकर वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा, जिसे ऐसे देखकर चारू ने अपनी बात समझाते हुए उससे कहा, नहीं, मैंने कल तुम्हारे दोस्त विवेक को देखा, वो तुम्हारे सीईओ के साथ प्रोजेक्ट पर है। तुम्हारे सीईओ हमेशा मास्क लगाकर रहते हैं। कल उनके सारे फ्रेंड्स आए थे, वो सब बिना मास्क के थे, लेकिन तुम्हारे बॉस ने मास्क लगा रखा था। क्या वो हमेशा ऐसे मास्क लगा कर रखते हैं? चारू के इन सवालों को सुनकर अभिराम सोच में पड़ गया कि वो उसे कैसे जवाब दे। पर फिर वो चारू के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ पेपर वर्क कर रहा हूँ, और जहां तक बात रही सीईओ के मास्क पहनने की, तो वो हमेशा मास्क नहीं पहनते। वो अभी मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, तो जब भी उन्हें ऐसे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर मीडिया के सामने आना पड़ता है तो वो मास्क लगाकर आते हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो मास्क कुछ दिनों के लिए है। पर फिर भी अभिराम, बहुत अजीब है। पहले तो उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ था, कहाँ पढ़ाई कर रहा था, कहाँ रहता था। वो सडनली आ गया और तुम्हारी कंपनी का सीईओ बन गया, लेकिन अभी भी वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। आखिर इतनी सारी चीजें क्यों? हम सब जानते हैं कि वो एक अमीर परिवार का बेटा है, सब उसे देखना चाहते हैं, पर वो अपना चेहरा छुपा रहा है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, पता नहीं क्यों। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। चारू की इन बातों को सुनकर अभिराम ने अपने मन में सोचते हुए कहा, चारू, वो इंसान मैं ही हूँ। उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगना कोई बड़ी बात नहीं है, पर थैंक गॉड कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चारू अपनी बातें बोलते हुए अभिराम को देखने लगी, जो अपनी ही सोच में कहीं खोया हुआ था। तभी चारू ने अभिराम के सामने अपना हाथ हिलाकर कंफ्यूजन में उससे पूछा, तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तुम्हें अपने अंकल को बताना भी है ना कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी तैयार करने हैं। अभिराम ने चारू को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिसकी बात पर चारू ने घूरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करने हैं? चारू, कल शाम को कॉल पर तुम्ही ने मुझे बताया कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल चुका है। तुम्हें पेपर तैयार करके मिस्टर राजपूत को भेजने हैं और अपने अंकल को भी बताना है। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? जाओ, तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। अभिराम इतना कहकर किचन की तरफ चला गया। वही चारू अपनी खुद की ही बेवकूफी पर हंसने लगी। कुछ ही देर में चारू और अभिराम नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। चारू के पास उसकी गाड़ी नहीं थी, वो अपनी गाड़ी को डीलक्स प्लाजा में ही छोड़ आई थी। तब उन दोनों ने एक साथ टैक्सी ली और वहां से चले गए। चारू आज काफी खुश थी।
वो जैसे ही ऑफिस में पहुंची, उसके टीम ने उसका काफी जोरों से स्वागत किया। फिर वो उनके साथ अपने अंकल के कैबिन की तरफ बढ़ गई ताकि वो उन्हें बता सके कि उसे प्रोजेक्ट मिल गया है। चारू ने दरवाजा नॉक किया, जिसके बाद भूपेश ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। तब चारू अपने प्रेजेंटेशन पेपर के साथ अंदर पहुंची। अंकल, कल मैं मिस्टर राजपूत से मीटिंग के लिए गई थी और वहां पर उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया और वो हमारे ही कंडीशंस पर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भेजने के लिए कहा है ताकि हम इस डील को लीगली फाइनल कर सके। क्या कहा? मिस्टर राजपूत को तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया है? भूपेश चारू की बात सुनकर उस पर हंसने लगा। वही राहुल भी ऑफिस के अंदर खड़ा अपने पैंट की जेब में अपना हाथ डाले मुस्कुरा रहा था, जिन्हें देखकर चारू कंफ्यूज थी। तभी राहुल ने चारू का मजाक उड़ाते हुए कहा, चारू, तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारे झूठ को पकड़ ले। मिस्टर राजपूत कल हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर बिरला के साथ एक मीटिंग के सिलसिले में शहर के बाहर थे और तुम कह रही हो कि तुम उनसे मिली और तुमने डील फाइनल कर ली। राहुल के इन बातों को सुनकर चारू ने उसे उसी की तरह जवाब देते हुए कहा, राहुल, मैंने कब कहा कि मैं मिस्टर यशवर्धन राजपूत से मिलकर आई हूँ और वो मेरे सारे कंडीशंस को मान गए? मिस्टर राजपूत से मतलब है मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा। वो अपने दोस्तों के साथ मीटिंग में आया था और मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया है और ये भी बताया कि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर मिस्टर यशवर्धन राजपूत का सेक्रेटरी रमेश चड्ढा काम करने वाले हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट और बातें होंगी वो मेरे और मिस्टर रमेश चड्ढा के बीच होंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद मिस्टर रमेश चड्ढा से बात कर सकते हो, पर जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो और तुम्हें कुछ पता ना हो तो ऐसे दूसरों पर हंसना भी नहीं चाहिए। चारू ने इतना कहकर उस प्रेजेंटेशन फाइल को भूपेश के टेबल पर रखते हुए उससे कहा, अंकल, टाइम मिले तो एक बार इस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, क्योंकि मुझे कल सुबह ही फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रमेश चड्ढा को भेजना है और अगर आपकी वजह से डिले हुआ या फिर अब कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे चुकी हूँ। चारू इतना कहकर वहां से चली गई, जिसके जाते ही भूपेश ने गुस्से में उस फाइल को अपने हाथों से फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। राजपूत्स जो हमेशा हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाया, वो चारू के साथ डील करने के लिए ऐसे तैयार हो गए, कैसे मान गए चारू की सारी कंडीशंस को। डैड, मुझे लगता है जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। पहले टीवी में अभिराम और मिस्टर राजपूत की बेटी शांति प्रिया राजपूत की तस्वीर आना, फिर अभिराम का एक्टर ऋषभ राय को जानना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। राहुल की बातें सुनकर भूपेश भी सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। भूपेश चारू के बर्ताव को देखकर काफी गुस्से में था, पर फिर उसने जब उनके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन के बारे में सोचा तब अचानक ही उसके मन में कुछ बहुत खतरनाक आया। उसने अपने बेटे राहुल को देखते हुए कहा, राहुल, तुम किसी को उस पनौती अभिराम के पीछे नजर रखने के लिए लगाओगे? मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो पनौती इतनी जल्दी सीईओ का असिस्टेंट कैसे बन गया, जिसे आज तक एक प्रमोशन नहीं मिला। आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे और इतने बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान कैसे? ठीक है डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को उसके पीछे लगाता हूँ। राहुल ने अपने पिता को जवाब दिया और वहां से चला गया। यहाँ चारू अपने केबिन में गुस्से में आकर बैठ गई। वो काफी परेशान लग रही थी, जिसे देखकर उसकी टीम से एक लड़की ने उसके पास आकर पूछा, चारू मैडम, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? क्या भूपेश सर को हमारा प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया? लेकिन मिस्टर राजपूत को तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। तुम चिंता मत करो,
हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन इसका असर काम पर ना पड़े तो अच्छा होगा। चारू ने उस लड़की को देखते हुए जवाब दिया। उसके टीम के 5 मेंबर्स वहीं मौजूद थे। तभी अचानक उनके कैबिन का दरवाजा बजा और एक मैनेजर अंदर आया, जिसे देखते ही चारू ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूपेश सर ने अभी अभी मुझसे कहा कि अब से मॉल प्रोजेक्ट पर आपके साथ सिर्फ स्नेहा और श्री प्रसाद ही काम करेंगे, बाकी के 3 मेंबर्स हमें चाहिए, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर उनकी जरूरत है। मैनेजर की ये बात सुनते ही चारू अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो पहले ही भूपेश को लेकर गुस्से में थी। अब भूपेश के डिसीजन को लेकर चारू से रहा नहीं गया। What do you mean कि इनकी जरूरत कहीं और है? हमारी कंपनी के लिए ये मॉल प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये सब जानते हैं, तो फिर आप लोग ऐसे कैसे मेरी टीम को आधा कर सकते हैं? चारू, सर का कहना है कि तुम्हारे साथ मिस्टर राजपूत की टीम काम करेगी और अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी किसी की जरूरत होगी तो तुम्हारी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ पेपर वर्क करना है, तो उसके लिए तुम्हारे साथ 2 लोग हैं, उतने में काम चल जाएगा। वैसे भी तुम जानती हो हमारी कंपनी में बहुत लिमिटेड स्टाफ है। मैनेजर इतना कहकर चला गया, जिसकी बात सुनकर स्नेहा और प्रसाद को छोड़कर बाकी के 3 मेंबर्स वहां से चले गए। चारू की टीम अब आधी से भी कम हो गई थी, जिसे देखकर चारू समझ सकती थी प्रोजेक्ट मिलने के बाद भूपेश उसे टॉर्चर करने का दूसरा तरीका अपना रहा था। लेकिन चारू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। स्नेहा और प्रसाद दोनों काफी उदास लग रहे थे, जिन्हें देखते ही चारू ने उनसे कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी हमें जितना दबाएंगे हम उतने ही अच्छे से अपना काम को पूरा करेंगे। हमें किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए और वो है मॉल प्रोजेक्ट। चारू की बात सुनकर स्नेहा और प्रसाद दोनों ही चारू के साथ मिलकर मॉल प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। उन्हें कल सुबह तक कॉन्ट्रैक्ट भेजना था, जिसके लिए चारू को काफी चीजों को तैयार करना था। इधर दूसरी तरफ अभिराम सुबह जब अपने कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा धानी पहले से ही वहां मौजूद थी। वो एक मैगजीन पढ़ते हुए कॉफी पी रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने उसके बगल में बैठे हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुमने बताया नहीं तुम आज आ रही हो? तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम है जो तुम्हें बता पाऊं कि मैं कब फ्री होने वाली हूँ? देखो मिस्टर राजपूत, तुम दुनिया के लिए होंगे मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे। लोग तुम्हारा इंतजार करते होंगे, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते होंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा बिजी हूँ। धानी ने इरिटेट होकर जवाब दिया। धानी का एटीट्यूड अलग ही था, जिसकी बातें सुनकर अभिराम ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है मिस बिजी धानी, बताओ यहाँ पर क्या करने आई थी? अभिराम की बात सुनकर धानी ने जल्दी से अपने हाथ में पड़ी मैगजीन को बंद कर दिया, फिर अपने लैपटॉप को निकालकर उसे अभिराम की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, इस कैबिन को लेकर कुछ डिजाइन सिलेक्ट की हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी हैं, साथ ही नेक्स्ट फोल्डर में तुम्हारी कंपनी के दूसरे इंटीरियर्स को लेकर मैंने काफी सारी चेंजेस किए हैं। तुम एक बार इन सब चीजों को देख लो तो मैं इसे फाइनल करके काम शुरू करवा दूंगी। धानी की बात सुनकर अभिराम ने उसके सामने खुले फोल्डर को एक नजर देखा। उसे सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। अभी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, कल ही फोन के लॉन्च थे, जिसके लिए उसे डायरेक्टर से बात करनी थी। कुछ ही देर में उसकी मीटिंग शुरू होने वाली थी, जिस बारे में सोचते ही अभिराम ने वो लैपटॉप वापस धानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, धानी इट्स ओके, तुम जैसा डिसाइड करोगी, जो डिजाइन्स चूज करोगी, मैं उसी के साथ ठीक हूँ, तो तुम जब चाहो अपना काम शुरू कर सकती हो। आर यू सीरियस? पैसे तुम्हारे खर्च होने वाले हैं और तुम देखना तक नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे कैबिन के साथ क्या करने वाली हूँ? धानी ने घूरते हुए पूछा, जिस पर अभिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, मैं इस कैबिन के साथ ही खुश हूँ, लेकिन डैड चाहते हैं कि ये कैबिन चेंज हो, तो दैट्स फाइन,
तुम जैसा करोगी वैसा ठीक रहेगा, और अगर तुम्हें फिर भी कोई डिटेल चाहिए तो तुम विवेक से बात कर लेना। विवेक? वो आज नजर नहीं आया। मैं काफी देर से उसी को देख रही थी, लेकिन संध्या के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। धानी ने विवेक के बारे में सोचते हुए कहा। वो नित्या और विवेक को एक कपल बनाना चाहती थी। उसके इरादे अभिराम भी बहुत अच्छे से जानता था। उसने धानी के लैपटॉप को बंद करते हुए उससे कहा, धानी सिंघानिया, सोचना भी मत। मेरे असिस्टेंट विवेक को तुम अपने फालतू के प्रॉब्लम्स में मत उलझाओ। उसे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है, और अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की होगी तो वो खुद से अप्रोच कर सकता है। हो कम ऑन, तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो। तुम्हारा असिस्टेंट कितनी अच्छी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा? फिर तुम्हें भी फायदा हो सकता है। जानते हो ना, नित्या मेडिसिन पर रिसर्च करती है। हो सकता है वो तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे और तुम्हारी कंपनी मेडिकल फील्ड में आ पाए। वैसे भी तुम्हारे फादर की कंपनी हर फील्ड में है सिवाय मेडिसिन के। जरा उस बारे में सोचो, तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। धानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि शायद अभिराम उसकी इन बातों में आ जाएगा, लेकिन अभिराम ने खड़े होकर अपने हाथों को आपस में बांधते हुए कहा, तुम्हें मेडिसिन और सर्जन से प्यार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे अभी फिलहाल मेडिसिन फील्ड में नहीं आना। मैं जहां हूं, जैसा हूं, ठीक हूं, और मेरे डैड की प्लानिंग भी कुछ ऐसा नहीं है, तो भूल जाओ। अभिराम की ऐसी बातों को सुनकर धानी गुस्से में खड़ी होकर कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसका फोन बजने लगा, जिस पर उसे नित्या का नंबर दिख रहा था, जिसे देखते ही उसने तुरंत अपने कॉल को रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ नित्या। क्या वो वापस आ गई? सच में? तुम एयरपोर्ट जा रही हो? ध्रुव है तुम्हारे साथ? ठीक है, मैं भी अभी यहाँ से निकल रही हूँ। ठीक है, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। धानी इतना कहकर अपना सामान समेटने लगी। वो जल्दबाजी में लग रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कौन एयरपोर्ट पर आ रहा है? अभिराम के पूछने पर धानी ने अपने सारे सामान को समेटकर उसे शातिर मुस्कान के साथ देखकर कहा, सरप्राइज है। वैसे तुम्हारी तो डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है ना, तो तुम उस पर ध्यान दो। धानी इतना कहकर वहां से चली गई। इसके एटीट्यूड को देखकर अभिराम एकदम से ही कंफ्यूज हो गया, पर उसके पास वक्त नहीं था, तो अब वो मीटिंग में चला गया, जहां पर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, जिनके साथ वो एक आखिरी बार कल लॉन्च होने वाले उन 3 फोन्स के बारे में बातचीत करने लगा। उसकी ये मीटिंग दोपहर तक चली, जिसके बाद वो बाकी की प्रेजेंटेशन में लग गया। सारी चीजें तैयार हो चुकी थीं। विवेक एक आखिरी बार हर तैयारी को चेक कर रहा था। मीडिया को इनविटेशंस जा चुके थे। जो भी खास गेस्ट्स को अभिराम इनवाइट करना चाहता था, उन सभी तक इनविटेशंस पहुंच चुके थे। वो अपनी कैबिन में बैठा इन्हीं सब चीजों को देख रहा था। तभी विवेक परेशान सा दौड़ता हुआ कैबिन के अंदर आया। अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आई डोंट थिंक कि कल हम फोन्स लॉन्च कर पाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? विवेक, क्या हो गया? अभिराम एकदम से ही हैरान होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी विवेक ने उसके पास आकर कहा, अभी हमने जिस मॉडल को हमारे फोन प्रमोशन के लिए चुना था, उस मॉडल का एक्सीडेंट हो गया है और वो आज नहीं आ सकता। अगर हमारे पास कोई मॉडल प्रमोशन के लिए होगा ही नहीं, तो हम अपने फोन को प्रमोट कैसे करेंगे? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें किसी सेलिब्रिटी की जरूरत होगी जो हमारे फोन को प्रमोट कर सके। विवेक की पूरी बात सुनकर अभिराम बिल्कुल चुप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, जिसे देखकर विवेक ने उससे पूछा, तुम ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ। मार्केटिंग टीम से बोला है कि वो जल्दी किसी सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करे जो हमारे फोन के लिए सूटेबल हो, जो हमारे फोन को प्रमोट कर सके। विवेक की बात सुनकर अभिराम ने अपने फोन को उठाते हुए उसे जवाब दिया, विवेक, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि हमारे फोन को प्रमोट कौन करेगा, और ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अभिराम ने इतना कहकर अपना फोन लिया और सीधे ऋषभ राय को कॉल कर दिया।
वही ऋषभ राय इस वक्त आयुष्मान सिंघानिया के साथ उसके एंटरटेनमेंट कंपनी में बैठा हुआ था। आयुष्मान का कैबिन रेड और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन से पेंटेड था। वहां बहुत ही आलीशान सोफा रखा था, जिसके ठीक सामने उसका वर्किंग टेबल था और एक बड़ी सी कुर्सी थी। सामने टेबल पर एक पीसी रखा हुआ था और कुछ फाइल्स। वही उस टेबल के दूसरी तरफ 2 और कुर्सियां थीं, जिसमें से एक पर ऋषभ राय बैठा अपने फोन को यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। जब उसने अभिराम का नंबर देखा, ऋषभ ने अपना मुंह बना लिया। मिस्टर अभिराम राजपूत, आखिर आपने मुझे अचानक कैसे फोन किया? एक्चुअली जो रेस्टोरेंट में तुमने किया, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। तुमने मुझे सबके सामने इतना फंसाया। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो गई, तो अब तुम्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि कल मेरी कंपनी 3 फोन लॉन्च करने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी की तरफ से उन 3 फोन्स को प्रमोट करो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं तुम्हें उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपने उन फोन के प्रमोशंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हायर कर रहा हूँ। सामने से अभिराम ने ऋषभ को अपना डिसीजन सुना दिया, जिसकी बातें सुनकर ऋषभ एकदम हैरान है। उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर राजपूत, आई एम एक्टर ऋषभ राय। मेरे करोड़ों फैंस हैं और तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो? नो वे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए काम नहीं करता। वैसे अभिराम कुछ गलत नहीं कह रहा। तुमने जो भी किया उसके बाद इतना तो बनता है। सामने अपनी कुर्सी पर बैठे काम कर रहे आयुष्मान ने अचानक ही ऋषभ को परेशान करते हुए कहा, जिसकी बात सुनते ही अभिराम ने ऋषभ को जवाब दिया, आई डोंट केयर कि तुम कौन हो। मुझे इतना पता है कि आज शाम तुम प्रमोशन का सारा शूट कंप्लीट करोगे और कल तुम मेरे फोन्स के लॉन्चिंग इवेंट में भी आओगे। बस बात खत्म। अभिराम ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी बातें सुनकर ऋषभ अपने फोन को सामने टेबल पर फेंक खड़ा हो गया और अपने सामने बैठे आयुष्मान को हंसते हुए देखकर गुस्से में कहा, तुम हंस रहे हो? तुम सभी एक साथ मिलकर उसे परेशान कर रहे हो और वो सारा बदला मुझसे ले रहा है। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए कह रहा है। नो, मैं इस काम के लिए कभी नहीं मानूंगा। ऋषभ राय ने एकदम से ही अभिराम की बातों को मानने से मना कर दिया, लेकिन शाम होते ही वो फोटो शूट के लिए पहुंच गया, जहां पर आयुष्मान ने खुद सारी फोटो शूट की तैयारी की थी। कुछ ही देर में ऋषभ का फोटो शूट पूरा हो गया, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके इस एटीट्यूड को देखकर आयुष्मान हंस रहा था। फिर उसने अभिराम को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि उसका काम हो चुका था। इधर अभिराम भी अपने ऑफिस का सारा काम निपटा कर घर के लिए निकल गया, ताकि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सास ससुर और चारू को इनवाइट कर सके। वो जैसे ही घर के अंदर आया, उसने देखा ऐश्वर्या और आलोक चारू के साथ बैठकर हंसकर बातें कर रहे थे। उन तीनों को एक साथ ऐसे खुश देखकर अभिराम को भी काफी अच्छा लगा। उसने अंदर जाते ही मुस्कुराकर उन सबसे कहा, आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अभिराम ने अच्छी नीयत से उन लोगों की खुशी का कारण पूछा, लेकिन ऐश्वर्या को ये बात चुभ गई। उसने गुस्से में खड़े होते हुए उसे सुनाना शुरू कर दिया। होगा क्या? तू जैसे पनौती से आज तक जो कुछ नहीं हो पाया, वो मेरी बेटी को देख। 1 हफ्ते में उसने राजपूत एम्पायर के वारिस के साथ मीटिंग की और उसे इम्प्रेस भी कर दिया। उसने एक बार में ही इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर दिया। और एक तू निखट्टू, तू तो उसी का असिस्टेंट है ना, लेकिन आज तक कभी मदद की? तू उस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी का हाथ बटा सका? मेरी बेटी ने खुद के दम पर इतना सब कुछ कर लिया है, और तू? माँ, आप ये क्या कर रही हैं? चारू अपनी माँ को अपने मीटिंग के बारे में खुशी खुशी बता रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी इन बातों को सुनकर ऐश्वर्या अभिराम पर भड़क जाएगी। माँ, इसमें अभिराम की क्या गलती? अभिराम तो हमेशा हमारी मदद करने की कोशिश करता है। वो तो अपने सीईओ का असिस्टेंट है, जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने बिजनेस को संभालना शुरू किया है।
अभिराम उन्हें ठीक से जानता तक नहीं, तो फिर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और वैसे भी मुझे अभिराम की मदद नहीं चाहिए। मैं खुद से अपने दम पर सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। अभिराम चारू की हिम्मत देखकर काफी खुश था। उसने आगे बढ़कर उन सबको बताते हुए कहा, माँ जी, मैं चारू के लिए बहुत खुश हूँ और मैं अपनी तरफ से चारू की मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कल के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। कल हमारी कंपनी अपने 3 फोन लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और अगर आप, पापा और चारू तीनों वहां पर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे सीईओ ने असिस्टेंट को अपनी फैमिली के साथ आने के लिए कहा है। रहने दे पनौती, मुझे तेरी तरफ से कहीं नहीं जाना। मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ। उसका दामाद और उसकी बेटी हनीमून से अभी अभी लौटे हैं। उसने मुझे बुलाया है तो मैं कल वहीं जाऊंगी। और आलोक, उनके कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स के पेपर पर ध्यान देंगे। तेरी उस बेकार कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा? ऐश्वर्या ने एक बार में ही अभिराम की सारी प्लानिंग को मना कर दिया। वो चाहता था कि वो उन तीनों को वहां लेकर जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अपना मुंह लटकाकर वहां से कमरे में चला गया। उसने अपना बैग रखा और अब अपने कपड़ों को चेंज करने लगा ताकि वो खाना बना सके। तभी चारू कमरे में आई। उसने अभिराम के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी कल मैं भी तुम्हारी कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे किसी और इवेंट में जाना है। चारू के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन अभिराम उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। तो अब उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस मैं यही चाहता हूँ। इट्स ओके। अभिराम इतना कहकर वहां से अपने कपड़े चेंज करते ही किचन में चला गया, जिसके जाते ही चारू ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला। वो कार्ड गोल्डन कलर का था और काफी महंगा लग रहा था। वो इनविटेशन कार्ड था जो उसे मिस्टर यशवर्धन राजपूत ने भेजा था। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्ड था जिसके लिए अभिराम उसे इनवाइट कर रहा था, लेकिन उसने अभिराम से ये बात छुपा ली थी। उसने उस कार्ड को अपने हाथ में देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अभिराम, कल मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। आई नो आज तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कल जब तुम मुझे इवेंट में देखोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा खुशी होगी। चारू ने उस कार्ड को देखकर वापस अपने बैग में रख लिया। कुछ ही देर में अभिराम ने सबके लिए डिनर बनाया। इसके बाद वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करने लगे। इधर दूसरी तरफ खन्नास को भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिला था। इसके बाद मिस्टर समीर खन्ना ने अपनी जगह पर अपने बेटे चिराग को भेजने का फैसला किया था, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उनका ऐसे इवेंट में जाने का कोई फायदा नहीं था। इसके बाद चिराग ईशाना से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसने खुशी खुशी ईशाना को वाणी टेलीकॉम सर्विस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। ईशाना, कल बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शायद हम वहां पर मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे को भी देख पाएंगे। शायद कल वो अपना फेस रिवील कर दें। मीडिया में कुछ दिन पहले जो तस्वीर आई थी उसमें तो उसने मास्क पहना था। चिराग, तुम ऐसी कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? वहां पर वो पनौती अभिराम भी तो काम करता है ना, और मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ईशाना ने अपने टेबल पर रखे कपकेक का एक बाइट लेते हुए कहा। उसे अभिराम के आसपास जाना भी गवारा नहीं था, लेकिन तभी चिराग ने उसके हाथ को पकड़कर समझाते हुए कहा, ईशाना, आई नो कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो ना कि कल अगर हम बाय चांस उस कंपनी के सीईओ से मिले तो कितनी बड़ी बात होगी। शायद फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए कोई हेल्प मिल जाए। वैसे भी डैड चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सिर्फ मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी तक ही सीमित ना हो, हम हमारे देश के 5 प्रिंस के साथ डील करें। तुम सोच रही हो शायद इन फ्यूचर हमारी फैमिली भी उनके जैसी ही रिच फैमिलीज में गिनी जाए। चिराग की इन बातों को सुनकर ईशाना की आंखों में अचानक ही चमक आ गई। वो बड़े बड़े सपने देखने लगी।
कि उसका और चिराग का भी नाम फाइव प्रिंस और उनकी बहनों की तरह ही लिया जाएगा। वो लोग जहाँ जाएंगे वहाँ मीडिया उनकी तस्वीर खींचने के लिए आएगी। वो भी किसी प्रिंसेस की तरह जिंदगी जिएगी। ये सब सोचते ही ईशाना एकदम से ही एक्साइटेड हो गई। उसने चिराग को देखते हुए कहा, ठीक है, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाएंगे। चिराग, तुम कुछ भी करके कल मिस्टर राजपूत से बात कर लेना, ताकि फ्यूचर में तुम्हारी कंपनी उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सके। ईशाना चिराग के साथ कुछ वक्त बिताकर तुरंत अपने घर चली गई, क्योंकि उसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अच्छा सा ड्रेस सिलेक्ट करना था। वो जैसे ही अपने घर पहुंची, वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर गई। वो अपने कबर्ड को खोलकर उसमें से कोई ड्रेस देखने लगी। उसके पास कई महंगी महंगी ड्रेस थी, जो उसके पिता ने खास करके उसके लिए बनवाए थे। पर उन सभी ड्रेस को देखने के बाद ईशाना ने एक एक कर उन्हें जमीन पर और बिस्तर पर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो सबसे अलग दिखना चाहती थी। तभी उसकी माँ शालिनी कमरे में पहुंची और उसने जैसे ही ईशाना की हरकत देखी, वो गुस्से में उस पर चीख पड़ी। ईशाना, ये तू क्या कर रही है? तू अपने इतने महंगे कपड़ों को क्यों बिखेर रही है? तुझे पता है, अगर यही कपड़े चारू के पास होते तो कितने अच्छे से संभाल कर रखती। और तू? मॉम प्लीज, आप अभी मुझे लेक्चर मत दीजिए। मुझे कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ताकि कल मैं जब मिस्टर राजपूत के सामने जाऊं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि हम लोग उनके स्टेटस से कम हैं। मुझे मिस्टर राजपूत के सामने बहुत खूबसूरत दिखना है। ईशाना अपनी सपनों की दुनिया में खोई बस अपने लिए ड्रेस ढूंढने में लगी हुई थी। वही उसकी माँ शालिनी ये बात सुनकर हैरान रह गई। तू कहना क्या चाहती है? और मिस्टर यशवर्धन राजपूत तो यहाँ से बाहर है, तो फिर तू किससे मिलने जा रही है और कैसे? माँ, चिराग के फादर को वाणी टेलीकॉम सर्विस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का इनविटेशन मिला है, जिसमें उसके फादर नहीं जा रहे और उन्होंने चिराग को भेजा है। और चिराग के साथ कल मैं जाऊंगी, क्योंकि उस कंपनी का ओनर मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा है। अगर गलती से भी हमारी मुलाकात उससे हो गई तो शायद फ्यूचर में चिराग की कंपनी और भी ज्यादा रिच हो सकती है। अगर उस कंपनी के मालिक को मैं पसंद आ गई माँ, तो सोचो, मुझे चिराग से भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, उससे भी कई गुना अमीर। आपकी बेटी महारानी बन जाएगी। उसके इशारों पर नौकरों की लाइन लग जाएगी। उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। उसके पास दुनिया भर की सबसे महंगी ड्रेस, ज्वेलरी, गाड़ी, सैंडल्स, सब कुछ होगा। माँ प्लीज, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए। ईशाना ने अपनी माँ को अपने कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके फिर से अपने लिए कोई कपड़े सिलेक्ट करने लगी। वही शालिनी ने ये बात तुरंत ही फोन पर अपने पति और अपने बेटे को बता दी, जिसके बाद उन्होंने ईशाना को उसकी मनमर्जी करने की इजाजत दे दी। और शालिनी ईशाना के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए वही खड़ी हो गई, जहां सभी अगले दिन होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वही एक बड़े से हॉल के ठीक बीच में एक आरामदायक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके ठीक सिर पर एक बड़ा सा कांच का झूमर था, लेकिन वहां हर तरफ अंधेरा था। बाहर चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर आते हुए झूमर से टकराकर जमीन पर पड़ रही थी। वहां ना के बराबर रोशनी थी, जिसके बीच वो आदमी बैठा अपने सोफे के ऊपर हाथ रखे खुद से ही सोचकर मुस्कुरा रहा था। अंधेरे के कारण उसका चेहरा देख पाना काफी मुश्किल था। तभी ब्लैक कलर के सूट में एक आदमी उस अंधेरे कमरे में आया। उसने अपने सामने बैठे उस इंसान को देखकर उसे बताते हुए कहा, सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कितने लोग आने वाले हैं अभी कुछ पता नहीं। अभी कोई भी शेड्यूलिंग जारी नहीं की गई। बस इतना पता है कि कल शहर की सारी मीडिया आने वाली है। कल वो छोटा सा इवेंट सिर्फ छोटा सा इवेंट ना रहकर बहुत बड़ा होने वाला है, जिसे लोग काफी वक्त तक याद रखेंगे। याद तो रखना होगा, क्योंकि कल अभिराम राजपूत के जिंदगी का आखिरी दिन है। तो लोग याद तो रखेंगे ही कि कैसे
एक छोटे से कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपूत एम्पायर का वारिस मर गया। सोफे पर बैठे उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर उसके सामने खड़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। तभी सोफे पर बैठे आदमी ने खड़े होते हुए कहा, जाओ और नजर रखो, देखो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आने वाला है। और याद रहे, कल अभिराम राजपूत जिंदा कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से उसकी लाश ही बाहर निकले। जी सर। वो आदमी इतना कहकर वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद सोफे के पास खड़ा वो आदमी कुछ सोचकर एक डरावनी हंसी हंसने लगा। यशवर्धन राजपूत, वाणी राजपूत, तुम दोनों के गुनाहों की सजा तुम्हारा बेटा भुगतेगा। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया, अब वही तुम्हारे बेटे के साथ होगा। बहुत प्यार करते हो ना? बहुत अरमान है कि वो तुम्हारे एम्पायर को संभाले, पर ऐसा कभी नहीं होगा। कल पूरी दुनिया न सिर्फ पहली बार पर आखिरी बार उसका चेहरा देखेगी, जिसके बाद वो राजपूत परिवार के इतिहास में दफन हो जाएगा। उस आदमी ने हंसते हुए अचानक ही अंधेरे में न जाने कहां से क्या उठाया और उसे अचानक ही जमीन पर फेंक दिया, जिससे कांच के जैसे टूटने की एक तेज आवाज आई। आज वाणी टेलीकॉम सर्विस के 3 फोन लॉन्च होने वाले थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही थी, जिस वजह से न सिर्फ अभिराम, विवेक और संध्या, लेकिन पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय ही बिजी थे। किसी को सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। ये अभिराम के इस कंपनी में आने के बाद पहला कोई बड़ा इवेंट था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई भी गड़बड़ हो। वो सारी तैयारियों को खुद चेक कर रहा था। पूरे कंपनी में अफरा तफरी का माहौल था। सभी को काम करते हुए दोपहर हो चुकी थी। अभिराम अपने कैबिन में आकर कॉफी पीते हुए शाम को स्पीच और बाकी की चीजों को देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसे चारू कॉल कर रही थी। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, चारू ने सामने से उसे पूछा, अभी तुम आज रात इवेंट में तो फ्री होंगे ना? I mean, आज तो तुम्हें कोई काम नहीं होगा, तो क्या हम बाहर डिनर पर जा सकते हैं? चारू, डिनर? अभिराम चारू की ये बात सुनकर एकदम से ही हैरान रह गया। वैसे तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के हिसाब से उसे आज शाम इवेंट के टाइम फ्री रहना चाहिए था, लेकिन वो खुद सीईओ था और ऐसे में वो अपने ही कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कैसे जा सकता था। पर फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने चारू को जवाब दिया, चारू, एक्चुअली काम बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार हमारी कंपनी की सीईओ ने अपनी स्पीच दे दी और मीडिया के सवालों के जवाब दे दिए, तब मेरी जिम्मेदारी उनकी तरफ से खत्म हो जाएगी। उन्हें मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। उसके बाद तुम चाहो तो हम डिनर पर चल सकते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। चारू ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभिराम को समझ नहीं आ रहा था कि चारू अचानक बाहर डिनर पर जाने की बात क्यों कर रही थी। चारू ऐसे ही बाहर डिनर पर जाने के लिए कभी नहीं कहती थी। वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी विवेक एक बड़े से बॉक्स के साथ अंदर आया। वो बॉक्स देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखते ही अभिराम ने उससे पूछा, विवेक, इसमें क्या है और ये यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो? अभी इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और संध्या अभी थोड़ी देर में तुम्हारे जूते और बाकी की चीजें लेकर आ रही है। इसे तुम्हारी मॉम ने सिलेक्ट किया है। वो चाहती हैं कि आज रात इवेंट में तुम यही पहनो। विवेक ने उस बॉक्स को सामने टेबल पर रखते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अभी किसी के पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। बस उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी खत्म करके खुद भी तैयार होना था। और अब तो अभिराम ने चारू से डिनर का वादा भी कर दिया था, तो उसे आज रात 2 रोल निभाने थे। एक तरफ वाणी टेलीकॉम सर्विस के सीईओ का रोल निभाना था और उसके ठीक बाद चारू का पति अभिराम भी बनना था। इधर दूसरी तरफ चारू भी अभिराम से फोन पर बात करने के बाद पार्टी के लिए तैयार होने अपने घर के लिए निकलने लगी। वो अभी अपनी कंपनी के पार्किंग लॉट पहुंची थी
कि तभी अचानक ही पार्किंग लॉट में उसके सामने 2 गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से एक लैम्बोर्गिनी थी और दूसरी रेंज रोवर, जिसे देखते ही चारू कुछ कदम पीछे हट गई। वो गाड़ियां उसने आज से पहले कभी यहाँ नहीं देखी थी। वो कंफ्यूजन में थी। तभी सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से शांति प्रिया राजपूत निकली, जिसे देखते ही चारू हैरान रह गई। मिस राजपूत, आप यहाँ पर? आपको कुछ काम है? चारू को अच्छे से याद था कि शांति प्रिया ने कैसे उसे उसके और उसके पति के लिए 2 घड़ियां दी थीं। हालांकि उसकी शांति प्रिया से ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन शांति प्रिया एकदम से ही उसके पास आई और उसके गले लग गई। हेलो मिसेस राजपूत, आप कैसी हैं? मिस राजपूत, आप यहाँ मेरे अंकल से मिलने आई हैं क्या? लेकिन वो तो घर जा चुके हैं, चारू ने कंफ्यूजन में शांति प्रिया से कहा, जिसकी बात सुनकर शांति प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपको पिक करने आई हूँ। चलिए, हमें जाना है। शांति प्रिया ने चारू का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर चारू काफी कंफ्यूज थी। तभी पीछे वाली गाड़ी की खिड़की की कांच नीचे हुई और उसमें से एक लड़की ने बाहर झांकते हुए कहा, प्रिया, कितनी देर लगेगी? हम लेट हो रहे हैं, कुछ ही देर में इवेंट शुरू हो जाएगा। उस लड़की की आवाज सुनते ही शांति प्रिया और चारू दोनों की नजरें वहां चली गई। चारू ने उस लड़की को पहले भी देखा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो कौन थी। तभी शांति प्रिया ने हंसते हुए कहा, सॉरी मिसेस राजपूत, एक्चुअली मेरी फ्रेंड नित्या ऐसी ही है, ये हर काम में जल्दबाजी करती है। चलिए, हमें चलना चाहिए। शांति प्रिया इतना कहकर चारू को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही वहां से खींचते हुए लेकर अपनी गाड़ी में चली गई। चारू जैसे ही उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठी, उसने देखा अंदर धानी सिंघानिया पहले से ही बैठी थी। वो अब धानी सिंघानिया और शांति प्रिया राजपूत जैसी बड़ी हस्तियों के बीच बैठी थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, जिसके चेहरे को देखते ही धानी ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, हमारे सामने अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमें फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कर सकती हो। धानी की बातें सुनकर चारू ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कंफ्यूजन में पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप दोनों यहाँ पर मुझे लेने क्यों आई हैं? चारू काफी कंफ्यूजन में थी, जिसकी बात सुनकर शांति प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मेकअप और कुछ कपड़ों की शॉपिंग के लिए। लड़कियों को हमेशा ये सब करते रहना चाहिए। मेरे डैड कहते हैं कि अगर लड़कियां ये सब करती रहे तो उनका मूड फ्रेश रहता है और उनके दिमाग में बिजनेस के नए नए आइडियाज आते रहते हैं। खास करके बिजनेस वुमन को तो ऐसा जरूर करना चाहिए। शांति प्रिया ने चारू से बात करते हुए ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा दिया, जिसके बाद ड्राइवर वहां से निकल गया, जिसके पीछे पीछे नित्या की गाड़ी भी आ रही थी। कुछ ही देर में चारू उन सबके साथ शहर के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में पहुंची। उसे वहां अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई थी। वहां एक से एक मेकअप डिजाइन्स के पिक्चर दीवारों पर बने हुए थे। वो जगह ही बिल्कुल अलग ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई थी। वो धानी और शांति प्रिया के साथ जैसे ही अंदर आई, उनके पीछे से 3 और लड़कियां अंदर आई, जिनके अंदर आते ही शांति प्रिया ने चारू को उन तीनों से मिलवाते हुए कहा, मिसेस राजपूत, ये मेरी फ्रेंड नित्या, जानवी और ये कायरा है। नित्या मेडिसिन रिसर्चर है। ओह कम ऑन, हमारा इतना भी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन मत दो, कैजुअली बात करते हैं ना, इतना ऑकवर्ड होने की क्या जरूरत है? नित्या ने चारू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिसके इस फ्रेंडली बिहेवियर को देखकर चारू काफी कंफ्यूज थी। तभी शांति प्रिया ने नित्या को घूरते हुए चारू से कहा, मिसेस राजपूत, प्लीज आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसी ही है। शांति प्रिया इतना कहकर चारू को अपने साथ लेकर मेकअप आर्टिस्ट से मिलने के लिए अंदर चली गई। वही वाणी टेलीकॉम सर्विस के कंपनी में अभिराम अपने कैबिन में बैठा अपने लिए कपड़े चूज कर रहा था। उसकी माँ ने उसके लिए एक ही बॉक्स में 3 सूट्स भेजे थे। वो काफी कंफ्यूज था कि उसे क्या पहनना चाहिए था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा।
वो फोन उसे ध्रुव कर रहा था, जिसे देखते ही अभिराम ने उसे तुरंत रिसीव कर लिया। हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या मस्ती सूझ रही है? मस्ती तो तुम्हारी बहन को सूझ रही है। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए कि कल तुम्हारी बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की और कहा कि मैं उसके लिए प्लेन अरेंज करूं ताकि वो यहाँ वापस आ सके। सामने से ध्रुव ने थोड़ा उखड़ते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम, जिसका ध्यान अब तक अपने कपड़ों पर था, अब वो थोड़ा गंभीर हो गया। और ये बात तुम मुझे ऐसे फोन पर बता रहे हो? तुम्हें पहले याद नहीं आई कि तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी? अभिराम, इसमें गलती मेरी नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी ही खड़ूस है और अगर वो किसी को कोई ऑर्डर देती है तो उसे फॉलो करना पड़ता है, वो फिर चाहे ध्रुव मल्होत्रा की क्यों ना हो। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। ध्रुव ने शिकायत करते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने उससे पूछा, अच्छा तो वो यहाँ पर कब पहुँच रही है? पहुँच रही है? वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है। कल शाम को ही वो पहुँच गई थी, जिसे लेने के लिए मैं और धानी दोनों एयरपोर्ट पर गए थे, ध्रुव ने बताते हुए कहा। जिसकी बात सुनकर अभिराम ने थोड़ा सोचकर उससे पूछा, वो यहाँ पर ऐसे अचानक आई है? वो ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? तुमसे उसने कुछ कहा? अभिराम अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था कि वो ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेती थी और अगर उसकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो जरूर ध्रुव से शेयर करेगी, क्योंकि ध्रुव ने उसे किसी बच्चे की तरह बिल्कुल बिगाड़ रखा था। हालांकि उसे ये भी पता था कि शांति प्रिया अपना ख्याल खुद भी रख सकती थी। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे भी वो मुझे कुछ बताती नहीं है जब तक कि उसे मेरी जरूरत ना हो। अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो तुम खुद पूछ लो। ध्रुव ने इतना कहकर अपनी तरफ से अपनी बात खत्म कर दी, जिसकी पूरी बात सुनने के बाद अभिराम ने हार मानते हुए कहा, ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद ही उससे फोन पर बात कर लेता हूँ। अभिराम ने ध्रुव का कॉल डिस्कनेक्ट करके तुरंत ही अपनी बहन शांति प्रिया को कॉल किया, जिसके कॉल करते ही शांति प्रिया ने सामने से बहुत प्यार से जवाब दिया, भाई आपने मुझे कॉल कैसे किया? आपको मेरी याद आ रही थी क्या? प्रिया, तुम्हें अब ध्रुव को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। तुम बार बार उससे उसके प्लेन के लिए क्यों कहती हो? हमारे पास हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है, तुम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अभिराम ने शिकायत करते हुए कहा। राजपूत इंडस्ट्रीज के खुद अपने कई प्लेन्स थे, जिसे वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पर भाई, अगर मैं अपना पर्सनल प्लेन यूज करूंगी तो काफी महंगा पड़ेगा और ऐसे ध्रुव से मदद मांगने में काफी पैसे सेव हो जाते हैं, तो फिर इसमें हमारा फायदा है ना? शांति प्रिया ने सामने से अपनी गलती को छुपाते हुए अभिराम को समझाने की कोशिश की, जिसकी बात सुनते ही अभिराम ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि इससे तुम पैसे बचा रही हो? पूरी फ्लाइट बुक करके तुम्हें लगता है तुम पैसे बचाओगी? छुटकी, अगर तुम्हें वाकई में पैसे बचाने हैं तो तुम्हें एक सीट बुक करनी चाहिए, ना कि पूरी प्लेन। भाई, अब ये ज्यादा हो रहा है। मैंने अपने लिए पूरा प्लेन बुक नहीं करवाया था, वो ध्रुव था जिसने मेरे लिए पूरे प्लेन को खाली करवा दिया। वो चाहता था कि मैं अकेले आऊं, उसे मेरी सेफ्टी की चिंता थी। मैं तो नॉर्मल पैसेंजर की तरह ट्रैवल करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव को ही सब कुछ बड़ा बड़ा करने की आदत है। शांति प्रिया ने अपनी शिकायत शुरू कर दी, जिसके बाद अब अभिराम के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा था। अच्छा ठीक है, मैं ध्रुव से बात कर लूंगा, लेकिन तुम वापस क्यों आई? कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें कुछ काम था? अभिराम ने काफी गंभीरता से पूछा, लेकिन तभी उसे फोन की दूसरी तरफ से उसकी बहन की हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो समझ गया कि बात कुछ तो गड़बड़ थी। तभी सामने से शांति प्रिया ने उसे जवाब दिया, हाँ बहुत जरूरी काम था। मैंने अपने सोशल मीडिया पर देखा कि आप सबने एक साथ कितनी ग्रैंड एंट्री की। हर जगह आपकी ही बातें चल रही थी और इतना इम्पोर्टेंट इवेंट मैंने मिस कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मैं आप सबके साथ रहूंगी। यहाँ तक कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोल दिया है।
आप बॉयज ही सारे मजे क्यों ले? हम भी तो अपने राजपूत होने का और अपने भाइयों के नाम का फायदा उठाएंगे। शांति प्रिया की पूरी बात सुनकर अभिराम समझ गया कि आज रात के कॉन्फ्रेंस में वो भी आने वाली थी। तो अब उसने गहरी सांस लेकर अपनी बहन को जवाब दिया,